नमस्कार साथियों, किरण वाई के कहानियां चैनल में आपका स्वागत है। आपसे मेरी गुजारिश है कि वीडियो को अंत तक अवश्य देखें, जिससे कहानी का कोई भी अहम हिस्सा आपसे छूट ना जाए। गृह प्रवेश के बाद संकल्प अंशुला को अपनी गोद में उठाकर अपने कमरे में ले गया। संकल्प ने गलती से अंशुला की वही कलाई पकड़ ली जिसे कुछ देर पहले विद्युत ने कसकर मरोड़ दिया था। अंशुला का चेहरा दर्द से लाल हो उठा। उसका दर्द देखकर संकल्प का दिल तड़प उठा था। अंशुला को जल्दी से बेड पर बिठाकर बोला, आई एम वेरी सॉरी जान, और ड्रॉर से एक पेन रिमूवल क्रीम लेकर अंशुला के पैर के पास ही बैठ गया और उसकी कलाई पर लगाने लगा। अंशुला उसके सिर पर प्यार से हाथ फेरते हुए मुस्कुरा कर बोली, हम ठीक हैं, आप खामखा परेशान हो रहे हैं। उसकी मासूम सी मुस्कान ने संकल्प के तनाव को कुछ कम कर दिया था। अपनी जान के चेहरे पर वही मुस्कान लाने के लिए तो कल वो सारी दुनिया से लड़ने को तैयार हो गया था। अंशुला की नाजुक कलाई पर हौले से क्रीम लगाते हुए बोला, आपकी कलाई पर नील पड़ गई है और मैंने भी अपनी बेवकूफी से एक बार फिर आपका दर्द बढ़ा दिया। उसकी आंखों में अंशुला का दर्द साफ झलक आया था। आपने हमारे हर दर्द को कम भी तो कर दिया ना। अंशुला जमीन पर ही संकल्प के पास बैठ गई और उसकी आंखों में झांकते हुए बोली, थोड़ी देर दोनों दुनिया जहान भूलकर एक दूसरे की आंखों में डूबे एक दूसरे का हाथ पकड़े बैठे रहे। अब संकल्प के चेहरे पर एक सुकून भरी मुस्कान थी, क्योंकि उसकी जिंदगी उसकी आंखों के सामने थी, उसकी बाहों में बिल्कुल सुरक्षित। तब तक महिमा जी ने उन दोनों को नीचे बुला लिया। संकल्प अंशुला का हाथ पकड़कर कमरे के बाहर निकलने को हुआ तो अंशुला ने मुस्कुरा कर कहा, हम राव विला में पहली बार नहीं आए हैं, हमें रास्ता मालूम है। अच्छा, मैं जानता हूँ, आपको सब मालूम है। बस एक मेरे बेचारे दिल का हाल छोड़कर आप सब जानती हैं। अंशुला शर्माते हुए बोली, आपकी तो आंखें बच्चों की तरह बिल्कुल निश्चल हैं। वो आपके बारे में सब कुछ कह देती हैं। संकल्प ने उसकी आंखों में झांकते हुए कहा, मेरी आंखों में मेरे बारे में इतना कुछ पढ़ लेती हैं आप, तब तो ये भी जानती होंगी कि मेरा दिल क्या चाहता है आपसे। अंशुला एकदम से हड़बड़ा गई। हमें नहीं मालूम, माँ बुला रही हैं, हम जा रहे हैं। दिल चाहता है कि दुनिया की हर फिक्र भुलाकर दिल की बातें सुनाऊं तुझे अपने पास बिठाकर। अंशुला ने पलट कर देखा। संकल्प पॉकेट में हाथ डाले क्रॉस लेग किए दीवार से टेक लगाकर खामोशी से खड़ा उसे ही देख रहा था। अंशुला तो अपने उनकी इस अदा पर मर मिटी और उसकी बाह पकड़कर उसके पास खड़ी हो गई। संकल्प ने धीरे से मुस्कुरा कर कहा, आइए चलते हैं। दोनों ने एक साथ मंदिर का दीप प्रज्वलित किया और मंदिर में मत्था टेका। संकल्प शायद पहली बार मंदिर में आंखें बंद किए हाथ जोड़े माता रानी के सामने खड़ा मन में कह रहा था, मुझे अपने लिए कुछ नहीं चाहिए, बस मेरी एंजल पर आने वाली हर मुसीबत को मुझसे होकर गुजरना पड़े, आगे मैं खुद संभाल लूंगा। फिर डाइनिंग टेबल पर खीर की कटोरी रखते हुए महिमा जी ने कहा, सॉरी बच्चों, सब कुछ इतनी जल्दीबाजी में हुआ कि इस रस्म को भी थोड़ी देर हो गई। और रिद्धिमा और दिशा से बोली, लो बच्चों, अपने हाथों से भाई भाभी को मीठा खिलाओ। वो दोनों तो इस रस्म के लिए इतनी एक्साइटेड थी कि उन्होंने अतुल और अग्रिम का इंतजार भी नहीं किया। दिशा ने खीर का चम्मच जैसे ही संकल्प की ओर बढ़ाया, संकल्प ने भौहें टेढ़ी करते हुए कहा, खीर अगर दी ने बनाई है माँ, देन आई श्योर मैं इस खीर को बिल्कुल नहीं खाऊंगा, सॉरी। संकल्प पीछे होते हुए बोला, देखो ना माँ, छोटे क्या कह रहा है। दिशा महिमा जी को आवाज देकर नाराजगी से बोली, ओफो छोटे, ये क्या बचपना है, अब तो सुधर जा। तेरी शादी हो गई है और बिन्नी तेरे साथ ही बैठी है, क्या सोचेगी वो तेरे बारे में। महिमा जी मुस्कुराते हुए बोली, सॉरी माँ,
मैं किसी के सोचने के चक्कर में अपनी जान आफत में नहीं डाल सकता। दी के हाथों से बनी खीर खाने से तो अच्छा है कि मैं 2 चम्मच मिर्ची खा लूं, वो भी नींबू निचोड़कर। पता नहीं इन्होंने खीर में क्या क्या मिलाया होगा। संकल्प ने एक टेढ़ी नजर दिशा पर डाली और उसे चिढ़ाकर मुस्कुराने लगा। दिशा बच्चों की तरह मुंह फुलाकर बोली, जाओ, अब मैं तुम्हें खिलाऊंगी भी नहीं, बस अंशु भाभी को खिलाऊंगी। फिर रिद्धिमा की ओर देख कर कहा, तुम अपनी इस प्यारी बहना से बनवा कर खा लेना। अग्रिम दरवाजे पर खड़ा संकल्प के बचपने से भरी इस हरकत को अपने मोबाइल में चुपचाप रिकॉर्ड कर रहा था। अंशुला ने धीरे से कहा, क्यों परेशान कर रहे हैं आप दी को? थोड़ा सा ही सही खा लीजिए ना। अब धर्म पत्नी जी रिक्वेस्ट करें तो ऐसा कैसे हो सकता है कि उनके अकड़ू महाराज ना माने? वो दिशा से बोला, ओए नौटंकीबाज दीदी, लाओ खिला दो। तुम भी क्या याद रखोगी कि किस दिलदार भाई से पाला पड़ा है? संकल्प ने पूरी अकड़ से कहा, मुझे नहीं खिलानी किसी अकड़ की दुकान को खीर। कहकर दिशा चुपचाप किचन की ओर जाने लगी। संकल्प ने उसका हाथ पकड़कर कहा, सोच लो दी, फिर सारा नेग रिम्मी ले जाएगी, तुम्हारे हिस्से का भी। सब लोग हंसने लगे तो रिद्धिमा ने कहा, भाई जब दी नहीं खिलाएंगी तो मैं कैसे खिला सकती हूँ? संकल्प ने उसका भी हल निकाल लिया और अग्रिम की ओर देखकर बोला, हे पूज्य जीजा जी, अब मेरी बहनों को तो मुझे मीठा खिलाना नहीं है, फिर तू ही आकर अपने साले को मीठा खिला दे, नेक भी तू ही ले जाइयो। अग्रिम रिद्धिमा की ओर देखने लगा, जो उसे आंख दिखाकर मना कर रही थी। हे भगवान, ये सारे भाई बहन एक जैसे हैं, पागल। मैं ही क्यों बलि का बकरा बनाया जा रहा हूँ? इस अकड़ू को खिलाऊं तो मेरी रिम्मी नाराज हो जाएगी, और ना खिलाऊं तो ये साला मुझे शहीद कर देगा। हाय रब्बा, खैर राखी। वो धीरे धीरे संकल्प की ओर बढ़ा तो दिशा ने दौड़कर खीर की कटोरी उठा ली। छोटे को खीर हम ही खिलाएंगे और नेक भी हम ही लेंगे। दिशा ने जल्दी से खीर का चम्मच संकल्प के मुंह में ठूस दिया। संकल्प उसकी चोटी खींचते हुए बोला, ऐसे खीर खिलाएंगी तो नेग में यही मिलेगा। महिमा जी बोली, क्यों परेशान कर रहा है छोटे? बस आज तेरे पास है, कल फिर से ससुराल चली जाएगी। संकल्प ने उठकर दिशा को गले से लगाकर कहा, तभी तो इनके साथ हर पल मस्ती करता हूँ। मेरी जिंदगी का कोई भी हिस्सा दी के साथ मस्ती के बगैर नहीं है। लव यू दी, लव यू छोटे। कहकर दिशा ने भाई का माथा चूम लिया। फिर रिद्धिमा को भी गले से लगाते हुए संकल्प ने कहा, लव यू बच्चा। रिद्धिमा भाई के गले से लग गई और बोली, लव यू टू भाई। अंशुला दोनों बहनों को भाई के गले से लगे देखती रही और दूसरी ओर मुंह करके धीरे से अपने आंसू पोंछ लिए। उसे अपने भाई समर की याद आ गई थी। संकल्प ने उसे ऐसा करते हुए देख लिया था। महिमा जी ने कहा, अच्छा बच्चों, तुम लोग आराम करो, मैं और दीदी तुम्हारी बुआ के घर जा रहे हैं। शादी के बाद की कुछ रस्में करनी है। वैसे भी आयरा के जाने से तुम्हारे बुआ और फूफा बहुत उदास हैं। मैं कोशिश करूंगी कि रात तक आ जाऊं, नहीं आ पाई तो कल सुबह ही आ जाऊंगी। अंशु बेटा, कल शाम को तुम्हारी पहली रसोई की रस्म है, तो इससे पहले तुम्हें किसी काम को हाथ लगाने की जरूरत नहीं है, और रसोई में तो बिल्कुल नहीं। बस आराम करो। महिमा जी ने मुस्कुराते हुए अंशुला को हिदायत दे दी थी। जी माँ, हम ध्यान रखेंगे। अंशुला उनका पैर छूकर मुस्कुरा कर बोली। सब थके थे तो धीरे धीरे अपने रूम की ओर खिसक गए। संकल्प अंशुला का हाथ बहुत प्यार से पकड़े उसे लेकर अपने रूम में चला आया। आप हमें यहाँ क्यों लेकर आए हैं? अंशुला की जान सूखी जा रही थी। क्यों लेकर आया हूँ, इसका क्या मतलब? संकल्प ने उसके कंधे पर हाथ रखकर उसकी आंखों में झांकते हुए कहा, आप मेरी धर्मपत्नी जी हैं। हमारी शादी हुए यही कोई 15 घंटे हुए हैं, और ये मेरा बेचारा सा दिल अपनी जान को अभी तक 15 सेकंड भी महसूस नहीं कर पाया। संकल्प उसके चेहरे पर नजर डालते हुए बोला, अंशुला अपनी बड़ी बड़ी आंखें
संकल्प के चेहरे पर टिकाए धीरे से बोली, जी। संकल्प उसकी कजरारी आंखों में डूबते हुए गहरी सांस भरकर बोला, जी हाँ। फिर अपनी बाहों का घेरा उसकी कमर में डालकर अपने पास करके कहा, अब भी आपको समझाना पड़ेगा, मैं आपको यहाँ क्यों लेकर आया हूँ। अंशुला की धड़कनें तो 100 की स्पीड में दौड़ रही थी। उसके होठ कांपने लगे थे। वो समझ नहीं पा रही थी कि संकल्प से क्या कहे। संकल्प उसके चेहरे के बिल्कुल करीब आकर बोला, कुछ कहना नहीं है आपको। संकल्प की सांसें अंशुला के चेहरे को छू रही थी। हम इसके आगे उसकी आवाज ने साथ नहीं दिया। संकल्प ने उसे अपने और करीब लाकर कहा, मुझसे आपको घबराने की जरूरत कब से पड़ने लगी धर्मपत्नी जी। हमारी शादी हमारे रिश्ते को और गहरा बना देगी, पर इन सब के बीच आपको मुझ पर से अपना विश्वास नहीं हटने देना है। अंशुला बड़ी मासूमियत से संकल्प की ओर देखने लगी। हम अब भी हस्बैंड वाइफ से पहले दोस्त हैं, और दोस्ती हमें एक दूसरे के सामने बेतकल्लुफ होकर खुलने का मौका देती है, डरने का नहीं। उसने अंशुला का चेहरा अपने हाथों में भर कर कहा, आपका फोन चार्जिंग में लगा दिया है, समर से बात कर लीजिए। अंशुला हैरान सी उसे देखने लगी, क्योंकि कल गेस्ट हाउस के हादसे के बाद उसका मोबाइल खो गया था, जो संकल्प को विक्रांत के रूप में पड़ा मिला था। संकल्प धीरे से उसका गाल छूकर बाहर निकल गया। अंशुला ने तुरंत समर को फोन मिला दिया। हेलो भाई, आप लोग बनारस पहुंच गए? दादी, पापा, भाभी, आप ठीक तो है ना? अंशुला ने अधीरता से पूछा। समर ने कहा, हम बिल्कुल ठीक हैं बिट्टी। तू कैसा है बच्चा? तेरे बिना यहाँ बहुत सूना लग रहा है। अंशुला अपने आंसू पोंछते हुए बोली, हम भी अच्छे हैं भाई। आप सबकी बहुत याद आ रही है, पर हम खुद को संभाल लेंगे। आप परेशान मत होना। समर ने कहा, मैं जानता हूँ मेरी गुड़िया, तुम बहुत समझदार हो। अंशुला हिचकिचाते हुए बोली, भाई कल हमारे साथ जो कुछ भी हुआ उसमें छोटी माँ की कोई गलती नहीं है। प्लीज आप उनसे नाराज मत होइए। समर ने कहा, मैं जानता हूँ बिट्टी, कल जो कुछ भी हुआ उसमें वो शामिल नहीं थी, लेकिन विद्युत को गेस्ट हाउस में लेकर वही आई थी, जबकि वो अच्छी तरह से जानती थी कि विद्युत तुम्हारे लिए कैसी साजिशें रच रहा है। अंशुला ने कहा, नहीं भाई, छोटी माँ तो उस पर विश्वास करती हैं। विद्युत ने ही उनको धोखा दिया, इसमें उनकी कोई गलती नहीं है। उसने तो छोटी माँ के साथ भी बहुत बुरा सलूक किया। प्लीज आप छोटी माँ को माफ कर दीजिए, उनसे बात कर लीजिए प्लीज भाई, वो बहुत अकेली और उदास हैं। समर ने बात टालते हुए कहा, छोटी तो वहां सबका ध्यान रखना, मैं यहाँ देखता हूँ कि मुझे क्या करना है। और हाँ, सुबह टाइम पर उठ जाना। वो मुस्कुराते हुए बोला, हाँ भाई, हम अलार्म लगा लेंगे। इधर राव बिला में संकल्प और अग्रिम गार्डन में बैठे कॉफी पी रहे थे। अग्रिम ने कहा, अब आगे तूने क्या सोचा है छोटे? संकल्प बहुत गंभीरता से बोला, मैंने शैंकी भाई से बात कर ली है, सारा प्लान चौक आउट हो गया है। अग्रिम ने कहा, तुम्हें क्या लगता है इस समय ये सब करना ठीक होगा? संकल्प ने कहा, फिलहाल इसके अलावा और कोई रास्ता भी तो नहीं है मेरे पास। हफ्ते भर बाद पुणे कॉलेज जाना है, फिर तो एग्जाम में महीने भर, मुझे सांस लेने की भी फुर्सत नहीं मिलेगी। मैं इतना लंबा रिस्क लेने के फेवर में नहीं हूँ। वो गहरी सोच में डूब गया था। अग्रिम बोला, पुणे में तो अंशुला तेरी आंखों के सामने रहेगी। संकल्प ने कहा, लेकिन उसके बाद तो मुझे पुणे छोड़कर जाना पड़ेगा, और अंशुला को वहां अकेले रहना होगा, हम सब के बिना। मैं ये नहीं कहता कि अंशुला कमजोर है, और मैं कभी चाहूंगा भी नहीं कि वो खुद को कमजोर समझे, पर जब खतरा अपनों से हो तो सतर्क रहना जरूरी है। वो तो सबको अपनी तरह ही मासूम और सिंपल समझती है। अंशुला का ध्यान आते ही संकल्प के तनाव भरे चेहरे पर एक मीठी सी मुस्कान आ गई थी। तू चिंता मत कर छोटे, सब ठीक होगा।
फिलहाल आज तेरी शादी हुई है, तो अपनी और अंशुला की आगे की जिंदगी पर फोकस कर। अग्रिम ने उसे समझाते हुए कहा। उस पर क्या फोकस करना यार। अंशुला हर पल मेरी आंखों के सामने खुश है। मेरे लिए यही सबसे बड़ा सुकून है। कहते हुए वो उठकर जाने लगा। अग्रिम ने कहा, छोटे आज तेरी शादी हुई है। फिर आवाज देकर बोला, पूरी बात तो सुन ले साले। संकल्प जाते जाते बोला, आई नो दैट कि तू क्या बकवास करने वाला है। ओए भूतनी के, जिसे तू बकवास कह रहा है, उसे सुहाग मिस्टर एरोगेंट के आगे इससे ज्यादा बोलने का साहस अग्रिम में नहीं था। संकल्प पलट कर बोला, अभी इस समय इन सब चीजों में मुझे कोई इंटरेस्ट नहीं है, तो प्लीज तू अपनी बकवास बंद कर। सीरियसली छोटे, म- मतलब तू अपनी फर्स्ट नाइट। संकल्प को अपनी ओर घूरते देखकर अग्रिम चुप हो गया। संकल्प उसके पास आकर बोला, ये शादी मैंने अंशुला को उनके रिश्तेदारों से बचाने के लिए की, जो अपनी वाहियात बातों से बार बार उसके दिल को चोट पहुंचाते हैं, और उनकी सिक्योरिटी के लिए की है। और अभी जिस हादसे से वो गुजरी है, उसका डर मैं उनकी आंखों में महसूस करता हूँ। मेरे साथ होकर भी वो कांप जाती हैं। इतना आसान नहीं है किसी लड़की का इतने टॉर्चर के बाद इतनी जल्दी नॉर्मल हो जाना। अभी मेरी प्राथमिकता अंशुला को खुशी और कंफर्ट देना है, और उन्हें ये एहसास दिलाना है कि वो मेरे साथ बिल्कुल महफूज हैं। बाकी हम एक दूसरे को कितना प्यार करते हैं, ये एहसास करने के लिए हमारा प्यार किसी खास रात का मोहताज नहीं है। कहकर वो संकल्प हैरान परेशान अग्रिम को वहीं छोड़कर चला गया। अग्रिम ने कहा, धत तेरे की, साला एरोगेंट तो मेरा और रिद्धिमा का सारा प्लान चौपट कर देगा। ना बाबा ना, आई हैव टू डू समथिंग, वरना साला डेविलवा तो मुझे बाद में देखेगा, इससे पहले इसकी बहन मेरी बलि चढ़ा देगी। ई तो ससुरा बहुत नाइंसाफी है। संकल्प अग्रिम को उसकी ही बातों में उलझाकर भले ही वहां से चला गया, पर अपने दिल को समझा पाना कहाँ उसके बस में था। वो तेज कदमों से अपने रूम की ओर जाने लगा, क्योंकि उसका दिल अपनी जान के दीदार को बेचैन था। अपने ही रूम का डोर नॉक किया, कोई जवाब नहीं मिला, तो धीरे से दरवाजा खोलकर अंदर जाते ही उसका दिल उछलकर बाहर आने से बड़ी मुश्किल से बचा। उसकी एंजल अपनी एक हथेली पर अपना चेहरा टिकाए बेखबर सो रही थी। उसकी कुछ ढीठ लटों ने बादलों की तरह उसके चांद से मुखड़े को थोड़ा छुपा लिया था। संकल्प अंशुला के ठीक सामने अपना दिल थामे खड़ा था। दिस इज नॉट फेयर मिसेस राव, मेरा चैन नींद सब चुरा कर आप बेखबर सो रही हैं। फिलहाल अभी उसे अंशुला की सुकून भरी नींद में खलल डालने का कोई विचार नहीं था। अभी वो अपनी जान को जी भर के देखना चाहता था। वो धीरे से अंशुला के पैर की तरफ जाकर खड़ा हो गया, और बड़े प्यार से उसके चेहरे को देखते हुए सोचने लगा, आपके चेहरे पर यही इत्मीनान लाने के लिए ही तो मैंने इस तरह से आपको अपना बना लिया। आपको लेकर मैं जो फील करता हूँ, वो किसी को समझ में नहीं आ सकता, यहाँ तक कि आपको भी नहीं। एग्जाम के बाद पुणे से लौटकर आपको यही रहना है, पर मैं आपको छोड़कर बेंगलुरु चला जाऊंगा। लेकिन जाने से पहले आपकी जिंदगी में मुसीबत लाने वालों को हमेशा के लिए आपसे दूर कर दूंगा। थोड़ी देर बाद वो जाने के लिए धीरे से पलटा ही था कि अंशुला की आंखें खुल गईं। वो हड़बड़ा कर बोली, आप कब आए? हमें जगाया क्यों नहीं? हम पता नहीं कितनी देर से सो रहे थे। अंशुला घबरा कर बोली, रिलैक्स प्रिंसेस, घबराइए नहीं। आपने सोकर कोई गुनाह नहीं कर दिया। हम तो वो बस। अंशुला आगे कुछ नहीं बोल पाई। अब आप हम तो वो बस से आगे भी बढ़िए एंजल। माना कि मुझे अपने सामने देखकर आप मेरी आंखों में खो जाती हैं, फिर भी अपनी बात तो पूरी कीजिए। संकल्प ने उसकी कमर में हाथ डालकर उसे अपने पास लाते हुए कहा। अंशुला की पलकें शर्म से झुकने लगी।
वो सोच रही थी, ये मेरे बिना कुछ बोले ही सब समझ जाते हैं कि हमारे दिल में क्या चल रहा है। संकल्प उसके माथे को चूमते हुए बोला, आप आराम कीजिए, मैं तो बस अपना नाइट सूट लेने आया था। आप कहीं जा रहे हैं? अंशुला थोड़ा घबराहट से बोली। बिल्कुल नहीं, आपको छोड़कर कहाँ जा सकता हूँ? संकल्प पीछे मुड़े बिना शरारत से मुस्कुराते हुए बोला। फिर ये सब क्या है? अंशुला ने उसके हाथ के कपड़ों की ओर देखकर कहा। अब रात में ये कपड़े पहनकर तो सो नहीं सकता ना। वो बेख्याली में बोल गया। फिर अंशुला की ओर देखकर कहा, एक मिनट, आप क्या सोच रही हैं? हम तो कुछ नहीं सोच रहे हैं, वो नजरें चुराते हुए बोली। अंशुला की सांसें अटकने लगी थीं। संकल्प उसके पास बैठ गया। मैं बताऊं आप क्या सोच रही हैं? मैं कपड़े चेंज करके कहीं और सोने जा रहा हूँ और आपको यहाँ अकेले सोना पड़ेगा। और अकेले तो आपको डर लगता है। संकल्प उसके कान में धीरे धीरे फुसफुसाते हुए बोला। हम ऐसा क्यों सोचेंगे? आपका मन जहाँ चाहे वहां सोए। अंशुला अपनी हथेली आपस में रब करते हुए बोली। आप मेरी धर्मपत्नी हैं। सबके सामने बाकायदा आपकी मांग में सिंदूर भरकर आपको अपना बनाया है। अब मैं आपके साथ रूम शेयर कर सकता हूँ। इसमें किसी को ऐतराज नहीं होगा। अंशुला जानती थी कि संकल्प सही कह रहा है, पर उसके अंदर जाने कौन सी हिचक थी जो उसे सहज महसूस करने नहीं दे रही थी। वो संकल्प के सामने उसके कंधे पर हाथ रखे, लेकिन नजरें नीचे झुकाए बैठी थी। ये तो प्यार का वसूल है कि बिना कुछ कहे दोनों एक दूसरे के मन की बात जान लेते थे। संकल्प ने उसका चेहरा अपनी हथेली में भरकर कहा, आप परेशान मत होइए जान, मैं बस आपको थोड़ा परेशान कर रहा था और कुछ नहीं। मैं आज अग्रिम के रूम में सोऊंगा और अभी रिद्धिमा आपके पास आ जाएगी। माँ ने कहा था ना, जब तक वो आ नहीं जाती, आप बस आराम कीजिए, कल की कल देखी जाएगी। और वो खुद से उसको अलग करके बाहर चला गया। उसके जाते ही अंशुला बेड पर निढाल सी पड़ गई। संकल्प की बातों से उसके मन में अजीब सी कुलबुलाहट सी होने लगी थी, जैसे पेट में सैकड़ों तितलियां उड़ने लगी हों। वो मुस्कुराते हुए बोली, हम भी ना एक नंबर के बेवकूफ हैं। हम जानते हैं कि सड़ू महाराज हमें सताने के लिए ये सब कहते हैं, और हम हैं कि पता नहीं क्या क्या सोच लेते हैं। यू आर राइट प्रिंसेस, आप ही मेरी हर बात पर सीरियस हो जाती हैं। और वो अपने अचानक अवतरण से अंशुला को हैरान परेशान छोड़कर चला गया। उधर यदुवंशी हाउस में अंशुला से बात करने के बाद समर अपनी ही धुन में मस्त हॉल की तरफ जा रहा था कि सामने से लड्डुओं की थाल लेकर आ रही चंचला सामने खड़ी थी। चंचला ने कहा, मुझे तुमसे कुछ बात करनी है बेटा। पर मुझे आपसे कोई बात नहीं करनी, समर ने उसे अनदेखा करते हुए कहा। एक बार मेरी बात सुन लो समर, मैं तुम्हें इतनी बुरी मां लगती हूँ कि तुम हमें एक मौका तक नहीं दे सकते। आप खुद को माँ कहती हैं। मुझे ताज्जुब हो रहा है ये सुनकर। पिछले 3 सालों में आपको बहुत मौके मिले थे, पर अफसोस, आप कभी भी खुद को माँ साबित नहीं कर पाई। अपने ही घर की एक मासूम सी बच्ची जिसने अपने माता पिता को खो दिया था, उस पर अत्याचार करने का आपने कोई भी मौका नहीं छोड़ा। क्या माँ ऐसी होती है? वो गुस्से से चंचला का हाथ झटक कर चला गया। अपने इकलौते बेटे के मुंह फेर कर जाने से आहत होकर चंचला एक किनारे खड़ी आंसू बहा रही थी। कमल किशोर जी समर और चंचला के बीच की बातचीत सुनकर सोच में पड़ गए थे कि कैसे इन दोनों के बीच सब कुछ ठीक करवाया जाए, क्योंकि इनका ये अबोलापन रिश्तों के बीच दूरी और बढ़ा देगा। कमल जी किसी मौके की तलाश में थे जब समर को उसकी दादी माँ के पास बिठाकर समझाया जाए। सारी रस्में खत्म हो गईं। समर के घर में चारों ओर चहल पहल थी, लेकिन समर गई रात तक लॉन में चुपचाप बैठा अपने अंतर्द्वंद से जूझ रहा था। विद्युत के कारण जिस तरह से अंशुला की शादी हुई थी, वो मानसिक रूप से उसके लिए बिल्कुल तैयार नहीं था।
अंशुला यदुवंशी खानदान की इकलौती बेटी थी। समर सोचता था कि अपनी बिट्टी की ऐसी शादी करूंगा कि पूरे बनारस के लिए यादगार बन जाए। वो अपने बड़े पापा और बड़ी माँ की अंशुला को लेकर हर ख्वाहिश पूरी करना चाहता था, लेकिन वो ऐसा कुछ नहीं कर पाया। उसका दिल बेचैन था और अपनी परेशानी में वो भूल ही गया कि आयरा उसके कमरे में उसका इंतजार कर रही है। समर को अपने दिल में एक अजीब सी चुभन महसूस हुई। समर अपने कमरे में दाखिल हुआ तो देखा कि आयरा लंबा सा घूंघट ओढ़े बेड के सिरहाने टेक लगाए सो गई थी। पूरा कमरा जगमगाती कैंडल्स और रेड रोज की खुशबू से भरा हुआ था। वो आयरा को प्यार से निहारने लगा। इन सब में आखिर आयरा का क्या दोष है? उसका इंतजार इतना लंबा क्यों हो रहा है? अपनी माँ के लिए जो भी फैसला है, वो मेरा खुद का फैसला है। इस वजह से अगर मेरा दिल और दिमाग सही नहीं है, तो इन सब में आयरा क्यों पिसे? ये तो हर हाल में मेरा साथ देती है। मैं कितना सेल्फिश हो गया कि इन्हें अकेला छोड़कर अपना दुख मना रहा हूँ, वो भी इस नए माहौल में जब इन्हें सबसे ज्यादा मेरी जरूरत है। कुछ सोचते हुए समर धीमे कदमों से जाकर आयरा के पास बैठ गया। नेट की गुलाबी चुनरी से अपने चेहरे को थोड़ी तक ढके आयरा का चेहरा समर के दिल के साथ आंख में चोली खेलने लगा। उसने सोचा, कितनी प्यारी नींद सो रही है, लेकिन इन्हें जगाना तो होगा, वरना इन हैवी कपड़ों और ज्वेलरी में इन्हें रैशेज हो जाएंगे। समर को कुछ समझ में नहीं आया तो उसने अपने मोबाइल पर अलार्म सेट कर दिया। अलार्म बजते ही आयरा हड़बड़ा कर उठ गई। सॉरी आरू, तुम्हें इस तरह नींद से जगाने के लिए, पर मुझे यही तरीका सही लगा। वो धीरे से आंखें मलते हुए बोली, तुम मुझे वैसे भी तो जगा सकते थे। मैंने सॉरी बोल दिया ना आरू। समर को खुद की ओर यूं घूरता पाकर आयरा ने अपना घूंघट सही करते हुए कहा, बुआ जी कहकर गई थी कि मुझे तब तक ऐसे ही बैठना है जब तक तुम आकर मेरा घूंघट ना हटा दो। सॉरी आरू, आने में थोड़ा लेट हो गया। अब तुम चेंज करके कुछ हल्का पहन लो, जो तुम्हें कंफर्टेबल लगे। आयरा उठने लगी तो समर ने कहा, रुको आरू, पहले मुझे वो तो कर लेने दो जिसके लिए तुम इतनी देर से वेट कर रही थी। समर ने धीरे से उसका घूंघट उठा दिया और बड़े प्यार से उसे निहारता हुआ बोला, आज पता चला कि चांद जब बादलों की ओट से निकलता है तो इतना खूबसूरत क्यों लगता है। आयरा शर्माते हुए बोली, मैं चेंज करके आती हूँ। समर ने कहा, मैं तुम्हारी हेल्प कर दूं। आयरा उलझी नजरों से उसकी ओर देखने लगी तो समर ने कहा, ज्वेलरी उतारने में। उसकी नथ नहीं उतर रही थी तो समर ने कहा, रुको, मैं देखता हूँ, और उसके पास जाकर खड़ा हो गया। आयरा सोच रही थी, समर आज उसका जीवन साथी बन गया है। आज से पहले वो उसके इतने करीब कभी नहीं आया था। आयरा को एक अलग सी स्पेशल वाली फीलिंग हो रही थी, जैसी आज से पहले उसने कभी महसूस नहीं की। लो हो गया, कहकर समर ने धीरे से उसकी नोज को चूम लिया। आयरा शर्मा कर दूर हटकर खड़ी हो गई। समर ने देखा कि उसका हाथ बुरी तरह से कांप रहा था। उसने धीरे से आयरा का हाथ पकड़कर उसे अपनी तरफ मोड़ते हुए कहा, पहले खुद को काम डाउन करो, गहरी सांस लो और आंखें बंद करके बैठ जाओ। कोई जल्दी नहीं है, मैं ठीक हूँ। आयरा खुद को संभालते हुए बोली, फिर मुझे ऐसा क्यों लग रहा है कि तुम रिलैक्स फील नहीं कर रही हो? समर ने उसकी आंखों में देखते हुए कहा, एक काम करता हूँ, तुम आराम से चेंज कर लो और सो जाओ। मैं यहीं पास वाले कमरे में हूँ। कोई प्रॉब्लम हो तो मुझे कॉल कर देना, मैं आ जाऊंगा। लेकिन प्लीज दरवाजा मत पीटना, वरना इतनी रात को तुम दरवाजा पीटोगी तो सब लोगों को लगेगा कि शादी की पहली रात में ही मैंने कोई कांड कर दिया और तुम मुझे पीट रही हो। समर ने मजाकिया अंदाज में कहा तो आयरा मुस्कुरा उठी। उसने समर का हाथ पकड़कर कहा, तुम यहीं रहोगे तो मुझे ज्यादा कंफर्ट फील होगा, मुझे अकेले डर लगेगा। समर के होठों पर एक मुस्कान तैर गई। वो आयरा की ओर मुड़कर उसके चेहरे को उठाते हुए बोला,
मैं तुम्हारे हर डर को तुमसे दूर कर दूंगा, बस मुझ पर भरोसा रखो। वो समर की बाहें अपने हाथों से थामे उसकी आंखों में देख रही थी, जहां उसे अपने लिए बेहिसाब प्यार के साथ सम्मान और भरोसा नजर आ रहा था। थोड़ी देर में आयरा चेंज करके आ गई। हल्की गुलाबी रंग की शिफॉन की साड़ी में उसकी गुलाबी रंगत और खिल गई थी। समर उसे अपलक देखे जा रहा था। बेख्याली में उसके हाथ में पकड़ी कैंडल का गर्म वैक्स उसके हाथ पर गिर गया। आउच! समर के मुंह से निकल गया। आयरा ने दौड़कर उसका हाथ पकड़ लिया और फूंक मारते हुए बोली, तुमको ज्यादा तो नहीं लगी? लेकिन ये ध्यान आते ही कि वो समर के बिल्कुल करीब बैठी थी, वो दूसरी ओर मुंह करके खड़ी हो गई। समर ने उसे पीछे से हक करते हुए कहा, क्या तुम तभी मेरे पास आओगी जब मैं खुद को चोट पहुंचा लूंगा? आयरा कसमसा उठी थी समर के पास आने पर। समर ने धीरे से उसकी कमर को अपनी बाहों से घेरते हुए उसके कंधे पर चूम कर कहा, अगर तुम इसी तरह से मेरे करीब रहोगी ना, तो आज से हर रोज इस कमरे में कैंडल्स जलेंगी। आयरा पलटकर समर के सीने से जा लगी और उसकी आंखों में देखते हुए बोली, उसके लिए तुम्हें खुद को चोट पहुंचाने की जरूरत नहीं पड़ेगी। उसकी बात सुनकर समर मुस्कुरा उठा और धीरे से उसकी आंखों को चूम लिया। सॉरी आरू, तुम्हें इतने देर इंतजार करवाने के लिए। आयरा ने कहा, लेकिन मुझे तुमसे कोई शिकायत नहीं है। और जो तुम्हारी नींद खराब हुई उसका क्या? समर उसके माथे पर चूमते हुए बोला, तो ठीक है, अब तुम खुद मुझे सुला दो। आयरा ने धीरे से कहा। समर उसको अपने करीब करते हुए बोला, सॉरी आरू, सोना तो तुम भूल जाओ। पर क्यों? मुझे तो नींद आ रही है। वो आंखें झपकाते हुए बोली, मेरी नींद उड़ाकर अब तुम खुद सो जाओगी मिसेस आयरा यदुवंशी। ऐसा तो मैं होने नहीं दूंगा। समर उसकी आंखों में खोने लगा था। आयरा कुछ कहने को हुई तो समर ने उसके होठों पर उंगली रख दी। मेरा सपना था कि तुम्हें अपनी रूह के करीब महसूस कर पाऊं। आज जब वो लम्हा आ गया है, तो अब कुछ मत कहो। बस खामोशी से मुझे मेरे इन लम्हे को जीने दो। वो दोनों एक दूसरी की आंखों में डूबे थे। समर ने धीरे से उसके होठों को चूमते हुए कहा, आई लव यू आरू। थैंक यू मेरी जिंदगी में आने के लिए। थैंक यू सो मच। समर और आयरा एक दूसरे के प्यार में आकंठ डूबे अपनी नई जिंदगी के सुहाने सफर की प्यार भरी शुरुआत कर चुके थे। क्रमशः। साथियों, मेरी कहानी आपको कैसी लगी? अच्छी लगी हो तो कृपया लाइक कर दें और कमेंट में लिखकर जरूर बताएं। ऐसी ही और मनोरंजक कहानियां देखने के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबाना ना भूलें। धन्यवाद।